चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अपने आप में अब जैसे बाइनोमियल थ्योरम अगर हम देखें तो निमसेट के सिलेबस में नहीं लिखा है, पर बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन भी आते हैं और बिना बाइनोमियल थ्योरम के आपको मैथ्स में वैसे भी इनऑल प्रॉब्लम होने वाली। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना है। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 पॉजिटिव इंडेक्स और पार्ट नंबर 2 एनी इंडेक्स। ये दोनों ही करना है। टॉपिक सिंपल है, छोटा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, पर क्या कंसेप्ट है वो बताता हूं। और एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है। अगर वो सिंगल फॉर्मूला मेरा समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। क्या फॉर्मूला? बाई मतलब क्या होता है? टू। तो टू टर्म का एक्सपांशन इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। अब कैसे पढ़ना है इसको समझिए। मैं आपसे बोलूं, आप लोग ये फॉर्मूले यूज करते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलते हो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए a प्लस बी का होल क्यूब करिए तो आप बोलते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी की पावर 4 करो तो आप बोलते हो a पावर 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। अब जरा इनको ध्यान से देखिए, इसमें पावर 2 है तो देखो हर टर्म में पावर का समेशन 2 है। ए की पावर कितनी? यहाँ ए और बी है, पर दोनों की 1 1 पावर कितना हुआ? 2। बी की पावर भी कितना? 2। अगर पावर 3 है तो सारे एक्सपांशन में ये जो टर्म होंगे इनकी पावर 3 ही होगी। देखिए ए की पावर 3, ए की पावर 2, बी की पावर 1 3, ए की पावर 1, बी की पावर 2, फिर 3, ये 3। यहां पर देखिए 4। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई की पावर 10 है तो आप बड़े आराम से ये बोल सकते हो कि सर x और y के हर टर्म का पूरे थ्रू आउट कितना सम होगा? 10। ये तो पहले की हो गई इसकी। अब दूसरी चीज, जब हम एक्सपांशन करते हैं तो ये फॉर्मूले तो हमने याद कर लिए, 2 तक का, 3 तक का, 4 का भी कुछ लोग कर लेते हैं, पर अब 10 का एक्सपांशन करना है तो क्या करेंगे? या मान लीजिए आपको 20 टर्म का एक्सपांशन करना है तो क्या करेंगे? तो इसलिए उस किसकी जरूरत पड़ी? बाइनोमियल एक्सपांशन का प्रूफ हुआ और उसकी हेल्प से हम किसी भी एक्सपांशन को कर सकते हैं। पर जब बात आई बाइनोमियल तो 2 टर्म। फिर दिक्कत आई कि अरे 2 से ज्यादा टर्म हुए तो फिर एक और थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, वो उसकी भी एडवांस है। ठीक है, तो अभी पर हम पहले फोकस करेंगे बाइनोमियल। अब बाइनोमियल थ्योरम में दो चीजें, ये तो हो गया ए और बी, पर इसके अलावा भी कुछ है टर्म। दिख रहा है ये 2, यहां पर ये दिख रहा है आपको, यहां पर ये दिख रहा है। इन्हें आगे चल के हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनको कैसे लिखा जाता है? तो इनको लिखने के लिए एनसीआर की हेल्प ली गई, और एनसीआर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल। पढ़ाऊंगा बेसिक से ही, अगर आता है तो भी सीख लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। जो मैं नोट्स बनवाऊं कोई गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो टॉपिक मैं आज से स्टार्ट करूंगा, मेरे दो ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे इवनिंग में भी 2D जब करेंगे, कि क्लास में प्रैक्टिस हो जाए, मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, सारे नोट्स मिल जाए, सारे ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको इसके लिए कुछ और नहीं करना, तो प्रॉपरली बनाइएगा सब कुछ। अब ये एनसीआर। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस की इस पावर 4 में, कि पावर 4 है तो टोटल टर्म कितने हैं? 5। पावर 3 है तो टोटल टर्म 4। पावर 2 है तो टोटल टर्म 3। इसके अलावा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ध्यान से देखो, कोफिशिएंट कैसा है? सेम। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट ये एक ही है तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम है ना। तो बाइनोमियल में कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी जो इन 2 3 एक्सपांशन से बता रहा हूं, कि जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। इक्वी डिस्टेंस मतलब फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, 4 और फोर्थ लास्ट, एक चीज। क्लियर है बात? और उसका रीजन समझे तो हम अभी समझ में आता है कैसे। एनसीआर को सॉल्व करना सभी को आता ही है, बस तो एनसीआर से ही बना है कि एनसीआर किसके इक्वल होता है? एनसी एन माइनस आर के। अगर मैं लिखता हूं 10C3 तो ये किसके इक्वल है? ये रीजन है उसका। अगर मैं लिखता हूं 10C1 तो किसके इक्वल है? अगर मैं लिखता हूं 10C10 तो ये किसके इक्वल है? 10C
जीरो के, यस और नो। एक और बात, ये सब आपको काम आएंगे, नहीं आते हो तो लिख लेना, आते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई, तो एन इक्वल टू बोलो एक्स प्लस वाई। तो चलिए पहला फॉर्मूला बता रहा हूं, पूरे कंसेप्ट पूरी लॉजिक एक सिंगल फॉर्मूला, आप अभी इवन एनी इंडेक्स तक मैं एक ही फॉर्मूले से करवाऊंगा, और वो एक फॉर्मूला है a प्लस बी की होल पावर n। क्या होता है, स्टार्ट विथ nc जीरो, a की पावर n, b की पावर जीरो। पहले टर्म को जब हम लिखते हैं तो nc जीरो, और ये कहलाता है इसका फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट जो टर्म होता है उसमें इन दोनों का डिफरेंस आता है, सेकंड टर्म जो है वो जो r के प्लेस पे वो पावर आती है। जैसे अगला टर्म लिखूं तो क्या लिखूंगा बताइए, nc1 a पावर n माइनस वन, तो b पावर वन, यस और नो। अगर मैं अगला टर्म लिखूं तो क्या होगा, nc2 n माइनस टू, तो b की पावर टू। अगर मैं अगला टर्म लिखूं, थोड़ा स्लो लग रहा होगा, पर 15-20 मिनट बाद हम अपने मेन पोर्शन पे आ जाएंगे। nc3 n माइनस थ्री, तो b की पावर। अगर मैं ncr लिखूं तो a की पावर, और एंड जब हो रहा होगा तो nc n पे ही होगा। तो स्टार्ट जीरो से करना, एंड n पे करना है। a की पावर बोलो n माइनस एन, यस और नो। अगर ये फॉर्मूला आपने दिमाग में बिठा लिया तो समझ जाओ आपको बाइनोमियल थ्योरम आ गई। पूरा खेल इसी फॉर्मूले पे है। अब nc0 की वैल्यू या ncn की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। a की पावर 0 या b की पावर 0 कितना, 1। तो इनमें कई सारे टर्म में हम क्या चेंज करते हैं वो बता रहा हूं। तो हम लोग इस फॉर्मूले को इस ढंग से ना लिख के थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं। बताओ कितना, a पावर n, फिर इसको नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा क्योंकि 1 1 है, फिर nc1 b की पावर 1, nc2 यस और नो, एनसीआर बी की पावर आर, और एंड कहां पर होगा, बी पावर। तो हम अक्सर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आप भी यही करेंगे। पूरे थ्योरम का, पूरे टॉपिक का कंसेप्ट मैं यही बताऊंगा, और आप भी कोशिश करना बुक के क्वेश्चन खोलना ही मत जब तक कि मैं ना बोलूं। ये कहलाते हैं टर्म, जैसे इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे ऐसे टर्म बोलेंगे इसे। तो अब आगे जाके क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो बताता हूं, पर 2-3 क्वेश्चन करिए मेरे लिए पहले आप। लिखिए x 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 6, फाइंड एक्सपांशन। 2x माइनस 1 अपॉन, अच्छा चलो अभी माइनस वाला अगले में ले लेंगे, प्लस ले लेते हैं अभी। 2x प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर 6, फाइंड एक्सपांशन। टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर 6, जिसको नहीं आया है वही बोर्ड की तरफ नजर रखना, जिसको आ गया उससे मैं कहूंगा बिल्कुल बोर्ड की तरफ मत देखिएगा। पहला टर्म होता है a की पावर
n, फिर होता है दूसरा 6c1 2x की पावर 5 1/x की पावर 1। अगला टर्म होगा 6c2 2x की पावर 4 1/x का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म होगा 6c3 2x की पावर 3 1/x की पावर 3। आगे ये नहीं करना होगा, क्या करना होगा बताऊंगा। 2x की पावर 2 1/x की पावर 4। कब तक लिखना है? NCN तक, ठीक है। हर एक बच्चे को ये टॉपिक, और ये टॉपिक आगे भी काम आएगा। मतलब ऐसा नहीं, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा लॉन्ग टर्म काम आने वाले होते हैं, उसमें से एक ये बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, कहीं पे भी जरूरत पड़ जाती है। प्लस 6c6 2x की पावर 0 1/x की पावर, ये पहले स्टॉप हुआ। और यही रीजन है कि NCN तक जाता है और 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं 0 से फिंगर काउंट करूं, 0 1 2 3 4, फिंगर कितनी है? 0 1 2 3 4, फिंगर कितनी है? तो 1 से लेके 6 ये हो गया और एक ये हो गया NC0। इसलिए जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा मिलता है। अब मैं इसको जरा सॉल्व करके अरेंज फॉर्म में लिखूं, कुछ सिखाना है आपको। तो आप बोलते हैं 64 x पावर 6, यस और नो। फिर अगला टर्म आप लिखते हैं 6c1, तो 6 2 की पावर 5 32, तो 192। क्यों सही है? x की पावर 4, सॉरी ये 5 और 1 कैंसिल हो गई तो 4, प्लस बोलिए अगला टर्म 6c2 6 इंटू 5/2, ये कैंसिल 3 टाइम 15, x की पावर 4 और x स्क्वायर कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बचेगा, और 2 की पावर 4 16, तो कितना 15 इंटू 16, बोलो 2, तो बिल्कुल सही 240 x स्क्वायर। अगला टर्म बोलिए 63 20 इंटू 8, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल तो 160 ही आया। फिर बोलिए 64, अब देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग टर्म सेम होते हैं, तो अब यहां से 64 किसके इक्वल होगा? 62 के, तो जो निकाला वही, तो 62 कितना 6 इंटू 5/2 15, 15 इंटू 4 60, एक्स की पावर 2, अब नीचे बढ़ गई पावर तो एक्स का स्क्वायर 65 6 इंटू 2 12 अपॉन प्लस 1/x की पावर 6, ये पूरा एक्सपांशन आया। अब मैं इससे कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या होता है। ये फुल एक्सपांशन है। क्लियर? अब जिस तरह से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे अगर आपने मेरे साथ अच्छे से समझा कंसेप्ट, मैं श्योर हूं कि आप इसके स्कोरिंग बढ़ने चालू हो जाएंगे आपसे। अगला 15 दिन का टारगेट है, अब आपके स्कोर कैसे बढ़ेंगे उस पर काम करना, आपको खुद से समझना है। अब देखिए ये एक्सपांशन हो गया। अब इस एक्सपांशन में मुझे बताइए ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, ये इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे 7 टर्म। आगे जाके आपसे एक्सपांशन नहीं करवाएंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन दें, समझना बात मेरी, हो सकता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले 2x प्लस 1/x की पावर 6 और बोलेंगे फाइंड फोर्थ टर्म, तो आपको अभी 1 2 3 4, तो आप आंसर क्या दोगे? 160। या मान लो आपसे पूछा कि 6 टर्म, तो आप आंसर क्या दोगे? 12/, समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या है, एक ही चीज से सब पूरा टॉपिक का पहले थीम समझो। तो आपसे हो सकता है कोई क्वेश्चन देके कोई पर्टिकुलर टर्म पूछे, ये पहली चीज हुई। दूसरा, हो सकता है कभी आपसे कोई कोफिशिएंट पूछे, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि फाइंड, अभी मैं पढ़ाना चालू नहीं कर रहा हूं, अभी केवल आइडिया दे रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, यानी x पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, तो आप आंसर क्या देते? 192।
मैं बोलूं फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म मतलब होता है जिसमें एक्स ना आए, तो बताओ क्या है? ये देते, ये दूसरी टाइप हो गई। मैं बता रहा हूं टाइप क्या है। टाइप एक हुई कि टर्म फाइंड करना, टाइप टू हुई कोफिशिएंट। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, ध्यान से समझना। हो सकता है कि इस पूरे एक्सपांशन में आपसे सबसे बड़ा कोफिशिएंट पूछें, मतलब इसका ग्रेटेस्ट टर्म पूछे। बताओ सबसे बड़ा क्या? 64 बड़ा है, उससे बड़ा 192 है, 240 सबसे बड़ा क्या है? तो अगर मैं ग्रेटेस्ट टर्म पूछूं तो आप बोलते 240। जो पढ़ना है वो बता रहा हूं मैं आपको, ये थर्ड चीज है जो आपको पढ़नी है। फिर हो सकता है आपसे मिडिल टर्म पूछा जाए। मिडिल टर्म मतलब बीच का, तो आपने गिने टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, घर में 5 भाई बहन है तो बीच का बताना आसान है ना। 7 है तो बताना आसान है, 4 है तो मुश्किल है, तो मुश्किल कुछ नहीं होती। 4 है तो हम बीच के दोनों को ही बोल देते हैं, दोनों बीच के, क्योंकि बीच मतलब होता है, मिडिल मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम दोनों को ही बीच का, जैसे घर में 10 भाई बहन है तो फिर बीच का कौन हुआ? 5th और 6, क्योंकि उसके पहले भी 4 छोड़ोगे उसके बाद भी, तो वो दोनों का फिर एवरेज ले लेते हैं, या दोनों ही बताए जाते हैं मिडिल टर्म। तो आपसे अगली चीज पूछ सकते हैं मिडिल टर्म। अभी तो खैर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मिडिल है, तो ये हो गया ये। क्लियर? तो पॉजिटिव इंडेक्स मतलब जिसमें पावर इंटीजर हो, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। हो सकता है कभी आपसे पूछें फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। क्या बोला मैंने? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, यानी आखिरी से तीसरा टर्म बताओ। तो आप बोलते सर 60/x², यस और नो? या आपसे बोलते कि इनके जो कोफिशिएंट हैं, समझना, इनके जो कोफिशिएंट हैं, क्या क्या इनके कोफिशिएंट बताओ? 64, 192, 240, 160, 60, और इनको ऐड करके बताओ। करो इनको ऐड, जरा करो, ऐड करो। तो आप बोलते इनको ऐड करके 729 करिए। मैंने ऐड नहीं किया, मुझे प्रॉपर्टी पता है इसलिए बता दिया। आप इसको ऐड करते तो कितना आता? तो ये चीजें इस टॉपिक में पूछी जाती है, राइट? यानी पहली चीज समझिए, पर ये पूछना, जो जो पूछा गया है उसको बताने के दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास। क्या? कि दिए गए क्वेश्चन का पहले पूरा एक्सपांशन करूं फिर बताऊं। आपको लॉजिकल समझ में आ रहा है? ये हर बार पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी तो पावर 6 है, मान लो 16 होती, मान लो 80 होती, तो क्या हम 80-90 टर्म लिखते? तो इसलिए हम पहले समझना है कि हम क्यों पढ़ते हैं इस टॉपिक को, और इसमें पढ़ना क्या है। इसमें यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। कहीं अटक जाओ तो एक्सपांशन करके सब बता सकते हो। तो आप इन सब चीजों को, ये जैसे 4 टर्म लिखा, 6 टर्म, इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ये सीखोगे मेरे साथ। कोफिशिएंट कैसे डायरेक्ट निकालते हैं ये सीखोगे। मिडिल ग्रेटेस्ट टर्म कैसे डायरेक्ट निकालते हैं ये सीखोगे। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं ये सीखोगे। सम कैसे करना है ये सीखोगे सारे कोफिशिएंट का। ये नहीं करेंगे हम, सोचो ये ऐड करने में टाइम लगेगा। अगर पावर 60 हुई तो 61 टर्म के कोफिशिएंट का एडिशन तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। तो आपको जो सीखना है वो ये चीजें सीखनी है। आज जब आप खुद भी पढ़ो ना तो ऐसे ही पढ़ना, बुक बाद में खोलना, पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या पढ़ना है हमें। ये क्लियर है बात? ये हम पॉजिटिव इंडेक्स में पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो थोड़ी देर में भी बात करेंगे, यही प्रॉपर्टी, सम ऑफ कोफिशिएंट वगैरह ये सब। तो ये इस टॉपिक में करना होता है आपको। क्लियर है बात? तो सबसे पहले एक बार फिर से एक्सपांशन समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन एक्सपांशन के करेंगे, फिर हम आएंगे एक एक करके टर्म पे, फिर आएंगे मिडिल टर्म पे, फिर आएंगे कोफिशिएंट पे, फिर आएंगे ग्रेटेस्ट टर्म पे, और फिर आएंगे प्रॉपर्टीज पर। ये ऑर्डर हमारा पढ़ने का होगा। ओके, चलो तो एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी की पावर n। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तक इंट्रोडक्शन दिया। तो a प्लस बी की पावर n होता है a पावर n nc1 b nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू b पावर n। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बोला एक ही फॉर्मूला, तो मतलब एक ही। अब कभी a माइनस बी की होल पावर n हो
तो मैं अलग फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, a प्लस बी की होल पावर n से ही एक्सपांशन करूंगा। तो क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, a प्लस, यस और नो। अब जहां जहां b आ रहा है वहां माइनस ले लूंगा। तो अब मैं जब ऐसा करता हूं तो मैंने एक चीज नोटिस करी, देखिए छोटी छोटी बातें जो आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या नोटिस करी बताइए, कि जहां पर ये नंबर ऑड है वहां नेगेटिव आ रहा है, और जहां इवन है वहां, तो हम चाहें तो अलग से फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट नो नीड। क्या हो गया, a पावर n माइनस nc1 प्लस nc2 n माइनस 2 b स्क्वायर माइनस, यस और नो। लास्ट टर्म हमें पता नहीं है n क्या है, तो ऐसे ही लिख देंगे। n इवन हुआ तो प्लस हो जाएगा, और ऑड हुआ तो, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है, लिख लीजिए, लिखना सभी है, बट बनेगा कंसेप्ट वन फॉर्मूले से। ये ही है फॉर्मूला जिससे पूरी आपको बाइनोमियल सीखनी है। इज दैट क्लियर? a पावर n माइनस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2। तो अब मैं ये याद रखूंगा कि बीच में माइनस आया है, तो मैं जहां पर ये ऑड आ रहा है नंबर वहां पे नहीं रखना, तो ये कर सकते हो, पर ये याद रखना हमारा कहीं ना कहीं तो टाइम सेव करता ही है। क्लियर है बात? चलो अब फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। सबसे पहले मुझे आपको एक्सपांशन ही सिखाना है, क्योंकि इस पे ही लोग काम नहीं करते। लिखिए 3x माइनस 1/3x की पावर 5, फाइंड एक्सपांशन 3x माइनस 1/3x की पावर 5। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए, टॉपिक को समझ के पढ़िए। कई बार होता यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हम पढ़ क्या रहे हैं, इसलिए दिक्कत होती है। मैं चाहता हूं कि अब आप लोग ऐसे पढ़ो कि कोई भी बुक खोलो, कोई भी गाइड बोलो तो आपको क्वेश्चन बने। इस बार इसी स्किल से पढ़ाऊंगा, और ये भी बता दूं 22 वालों को भी, आप आज से भी मेरे साथ ढंग से पढ़ोगे ना, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस जैसा बताओ वैसा करते चलना, और जितना पुराना आता है उतना बोनस है। आप मान के चलो कि अगर आपने पढ़ा और आज रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए बोनस है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो कोई बात नहीं, कंसेप्ट बना के पढ़ो। पढ़ो ऐसे कि कोई भी बुक खोलो बनने लगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, कंसेप्ट पे ही बनते हैं क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन
आरडी का भी हो सकता है एग्जाम में, सेल स्कोर का भी हो सकता है ना, आर्यन का भी हो सकता है, कंप्लीट पैकेज का कहीं से पड़ा हुआ भी हो सकता है, वो कहीं का भी हो सकता है, पर वो क्वेश्चन बाइनोमियल का होगा जो बाइनोमियल की हेल्प से बनेगा, तो वो आरडी का क्वेश्चन नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा? बिल्कुल पहले इत्मीनान से लिखिए 3x की पावर 5। अब ये अगला टर्म क्योंकि मुझे पता है ऑड है 5c1, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। 3x की पावर 4 और बोलो -1/3x, ऐसा लिख लो आप, बाद में माइनस ले लो, पर वैसे रूल के हिसाब से फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, ऐसे चलता है। फिर बोलो 5c2 3x का क्यूब -1/3x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5c4 3x की पावर बोलना बेटा 1 और -1/3x प्लस, अच्छा 4 सॉरी 4 और 5c5 3x की पावर 0 -1/3x की पावर 5। ऐसा नहीं छोड़ना होता क्वेश्चन, पूरा अरेंज करना होता है। जब आपने अरेंज किया तो बोलो 3 की पावर 5 होता है 243x की पावर 5 माइनस, देखो अब अलग से सॉल्व कर लो, 5c1 5, ये मिला 3 की पावर 4 और ये एक मिला 3, एक कैंसिल तो 3 क्यूब होता है 27, 27 5 जा 135, पर माइनस का सही है, और ऊपर ये x की पावर 4 और ये x है तो कितना एक्स क्यूब। आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि आगे जब आपसे कोफिशिएंट पूछेंगे तो जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछूं तो आंसर क्या दोगे? माइनस। तो आपको पूरा अरेंजिंग फॉर्म आनी चाहिए। फिर बोलो 5c2 10 और 10 इंटू 3 तो 30x, देखिए ये आएगा। फिर 5c3 फिर वही 10, 3 की पावर 2 अपॉन 3 का क्यूब तो 10/3 आ गया, कोई बात नहीं, अपॉन में x भी आ गया और माइनस का भी आएगा, सावश, तो यहां लिख देता हूं नीचे -3/10 बोलना 10x -10/3 अपॉन x। फिर इसको करिए 5/27 बाय एक्स क्यूब, और ये हो गया -1/243, 81 नहीं, 81 की कहानी खत्म हो गई पहले, क्या सुन लो। अब आपको मैं बार बार ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको आगे जाके ये नहीं करना है। मैं आपसे पूछूंगा बताओ थर्ड टर्म, तो आप बोलोगे 30x, मैं बोलूंगा फिफ्थ टर्म तो आप बोलोगे 5/27, मैं बोलूंगा मिडिल टर्म तो आप बोलोगे सर ये दो मिडिल टर्म है, ध्यान देना, है ना। ग्रेटेस्ट टर्म तो आप बोलोगे सर ये है ग्रेटेस्ट टर्म। ये आगे की चीज बता रहा हूं जो पढ़नी है हमें। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3 5/27। कोई कंफ्यूजन यहां तक? वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं टॉपिक में। x -1/y की पावर 7, x -1/y की पावर 7, वो है ना कोफिशिएंट, नॉट ए और बी, ए और बी उसको बदल देते हैं, आप नहीं समझे, वो अभी आने ही वाला था आपके। अभी जैसे इसमें देखो ए और बी कितना है 1 1, अब इसका एक्सपेंशन करो। ये दिया इसलिए क्वेश्चन था कि मैं थोड़ी देर में सोच रहा था कोई ने पूछा क्यों नहीं, कि मैंने बोला इक्वी डिस्टेंस पे कोफिशिएंट सेम होते हैं, पर इसका और इसका सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम है। कौन सा? 5c0 और 5c5, पर जो ए और बी के कोफिशिएंट यहां अंदर होते हैं वो कई बार चेंज कर देते हैं, बस यहां पर वही चेंज हुआ और कोई नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन को स्पेशली मैंने दिया है। मैं सोच रहा था कोई मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा कि ये और ये सेम क्यों नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर 3 और 1/3 है, तो उसके वजह से चेंज होंगे वो।
क्लियर है बात बेटा? तो अगर यहां पर x और y है तो सेम होंगे, पर अगर ax और by मान लो तो सेम नहीं होंगे, बिकॉज a और b से a और b की वैल्यू चेंज होती है, कोफिशिएंट तो अभी भी सेम रहते हैं। ओके, तो यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कई बच्चे वो एक पास्कल चार्ट होता है वो याद करते हैं, कोई काम का नहीं है और कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ए और बी भी तो डिपेंड करते हैं और हर क्वेश्चन में ए बी के साथ आता है। मैं कभी नहीं बनवाता वो, क्योंकि वही जहां कंफ्यूजन हो वो चीज मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करता, और आप अक्सर उन चीजों को बहुत पढ़ते हो। आप चले जाओ पास्कल चार्ट के ऊपर व्यू देखो तो आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, कोई काम का नहीं पर व्यू मिल जाएंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा होगा यहाँ पे 1 0 2 ऐसा पंजा बना के, तो मिलियंस ऑफ व्यू, मतलब एक सड़ी थी चीज जो काम का क्वेश्चन बता दूं मैं उसको कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि टफ पढ़ना ही नहीं, जो सबसे एबीसीडी सीखना होता है उसके आगे बढ़ता ही नहीं आदमी, जेड तक भी नहीं जाता। तो बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको करेंगे तो क्या होगा बेटा, x माइनस 1/y की पावर 7। अब बोलो 7c0 x की पावर -1/y की पावर, और इसकी वैल्यू क्योंकि 1 1 होती है इसलिए हम नॉर्मली इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, प्लस बोलो 7c2 x की पावर 5 y स्क्वायर माइनस 7c3 x की पावर 4 y क्यूब प्लस 7c4 x की पावर 3 y की पावर 4 माइनस 7c5 x की पावर 2 7c6 x की पावर 1 y की पावर 6 माइनस, ठीक है। अब जरा इसको मैं अरेंज करूं तो पहला टर्म x पावर 7 माइनस 7x पावर 6 अपॉन y प्लस 7c2 7 इंटू 6 अपॉन 2 21 x स्क्वायर, ओ सॉरी x की पावर 5 अपॉन माइनस 7c3 35 x पावर 4 y क्यूब प्लस 35 x क्यूब y4 माइनस 21 x स्क्वायर y पावर 5 प्लस 7x अपॉन y6 माइनस। अब आप मुझे बताइए जो आप लोगों के क्वेश्चन थे दिमाग में, अब यहां देखिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में कोफिशिएंट देखते हैं साइन नहीं, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 7, इसका कोफिशिएंट 7, इसका कोफिशिएंट 21 35। अगर ए और बी की वैल्यू 1 1 हुई तो ये कोई दिक्कत नहीं, पर अगर मान लो मैं इसमें 2x लिख देता तो ये 2 की पावर के वजह से वो हमें दिखते अलग है, पर कोफिशिएंट सेम होते हैं, कोफिशिएंट मतलब एनसीआर वाली वैल्यू वो सेम होती है। समझ में आया? तो ये पहले तो हुआ एक्सपांशन, तो ये एक्सपांशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कम से कम 5-10 क्वेश्चन आप, मैं क्लास में अगर यही करवाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर मेरा सजेशन है एटलीस्ट आप लोग, जैसे आपने लिखा 2x प्लस 3y की पावर 5, 3x माइनस 1 अपॉन 9x या माइनस 1 अपॉन 6y की पावर 10, ऐसे कुछ एक्सपांशन आप खुद से करिएगा, खुद के क्वेश्चन खुद के कर लिए तो मैं कह रहा हूं ये टॉपिक की फिर उठाना, कोई गाइड ना बने तो कहना। आप बुक के क्वेश्चन करते हो इसलिए दिक्कत होती है, आप पहले क्वेश्चन बनाओ फिर करो बुक तो आपसे हो जाएगी। तो ऐसे 10 कम से कम एक्सपांशन करना, क्योंकि उससे पूरा टॉपिक की पकड़ आएगी। अभी क्लियर इतना? बताता हूं अभी, फिर आपने अपने को कंफ्यूज, कोफिशिएंट मतलब पूरा ही होता है, पर इस मैंने आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो अलग चीज, अभी समझाता हूं, पहले क्लियर, अभी थोड़ी देर में आता हूं उस पर भी जो आपकी बात है। ठीक, चलिए, तो ये एक एक्सपांशन के तरीके आ गए। अब आपसे कभी भी, जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, मान लीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 32 और बोलूं फाइंड
15th टर्म। जिनको नहीं आता वो मेरी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे, जिनको आता है वो करने लग जाए। इस टॉपिक में साथ यही बोलूंगा, फाइंड 15 टर्म। तो या तो मैं इसका पूरा एक्सपांशन करूं जब बताऊंगा, ऑब्वियसली आपके मुंह से और मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगी, सर पॉसिबल है 33 टर्म थोड़ी लिखूंगा या 16 टर्म। तो क्या होगा, अब हम इनके डायरेक्ट फॉर्मूले बनाने चालू करेंगे, पर किससे बनाएंगे? अगेन a प्लस बी की होल पावर n से ही बनेंगे। पहला टर्म x a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस ncr। अब यहां से लॉजिक निकालते हैं। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। ये सेकंड। ये मतलब जो यहां पे नंबर है टर्म उससे एक ज्यादा है, ये सेकंड टर्म है। ये मान लो मैं ऐसा लिखता nc10, तो आप बताओ कौन सा टर्म बोलते? 11। मान लो मैं nc20 लिखता तो टर्म कौन सा बोलते? 20। मान लो मैं nc15 लिखता तो टर्म, तो इसका मतलब अगर ये ncr लिखा है तो टर्म के हिसाब से कौन सा? r प्लस 1। ये पहला फॉर्मूला है जिससे आप बाइनोमियल थ्योरम के 90% क्वेश्चन करने वाले हो। जितना मुझे सब पढ़ाना वो इसी से पढ़ाना। अगर मुझे आर टर्म लिखना ही होता तो वो ऐसा होता। कई बार कुछ पेपर में घुमाते हैं, वो आर टर्म लिख देते हैं, तो आर ये होता है। डन। तो अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करेंगे। r प्लस 1 टर्म इक्वल टू ncr a पावर n माइनस r b पावर r। अरे बेटा ये कौन सा टर्म है? ये ठीक है। मैं बोलूं चौथा टर्म लिखो तो क्या लिखते? nc3 n माइनस 3 b पावर 3, ऐसे लिखते ना। मैं बोलूं 10 टर्म लिखो, बताओ क्या लिखते? nc9 a पावर n माइनस 9 b पावर 9। आप पूछो, मैं आपको बोलता रहा हूं, मैं हर पूरा टॉपिक इससे ही पढ़ाने वाला हूं और आगे भी। और इस बार मैं इस बात की श्योरिटी रखूंगा कि आपको क्वेश्चन बने जो आते हैं एग्जाम में, और बुक से क्वेश्चन बने। और फिर बता रहा हूं कि 22 वाले भी होगा ना तो भी टाइम पे होगा सिलेबस। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दें, पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब अब आप इसके बाद भी ये उम्मीद करो 3 महीने बाद कि सर बाइनोमियल पढ़ा दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना कि रफू, सुना ना आपने, कपड़ा थोड़ा सा फट जाए तो उसकी रफू हो जाती, पर पूरे ही फट जाए तो रफू नहीं होती। तो आपका जितना हो सकता था अब तक मैं खींच के लाया हूं। अभी भी मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि करवा दूंगा, पर आप 2 महीने बाद भी बोलोगे तब नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलो ये समझ में आ गया 10 टर्म। मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 टर्म क्या है, तो एनसी 100 वो सॉरी 99 लिखते, यानी जो यहां लिखा उससे एक कम लिखते हो ना। तो मैं बोलूं आर प्लस 1 टर्म क्या है, तो एक कम लिखोगे ना, तो एनसीआर ही तो लिखोगे। डन। चलिए, तो ये पहला फॉर्मूला आया। अब इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको ये जो दिया हुआ क्वेश्चन था इसी की बात करूं कि इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड 15th टर्म। तो क्या करोगे आप? 14 प्लस 1 लिख लो। तो हमारे लिए आर क्या हो गया? 14। तो आप बताओ क्या लिखोगे? 32c 14 x की पावर इनका डिफरेंस 18 और y की पावर 14।
माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 32C14 अपॉन x की पावर 10। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी तो पेपर में भी ऐसे ही लिख देंगे वो। ओके, तो आप फटाफट टर्म निकालना सीखते हैं क्योंकि पूरा टॉपिक टर्म से ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, 2x माइनस 1/4x की पावर 20 फाइंड 12 टर्म, फाइंड 12 टर्म। इस संडे को बाइनोमियल का ही टेस्ट होगा, बेस लेवल का होगा, फुल स्कोर आ सकता है 25 आउट ऑफ 25। डन। 12 टर्म पूछा है, सिंपल। आप बोलेंगे 11 प्लस 1। हमारे दिमाग में मैं हमेशा बोलता हूं R+1 बड़ा काम का फॉर्मूला। NCR A पावर N माइनस R B पावर R, किसका एक्सपांशन? A प्लस B की पावर N का एक्सपांशन। तो आपने लिखा 11 प्लस 1 एन, ये हो गया तो 20C11 इंटू 2x की पावर, इसका डिफरेंस R की पावर। अब देखो R निगेटिव है ना, वो सॉरी B निगेटिव है, मैंने निगेटिव लिख दिया, अलग से फॉर्मूले नहीं बढ़ाने अपने को। 11, अब ये कैसा नंबर है? ऑड, तो आंसर में निगेटिव, कई बार एक ही ऑप्शन निगेटिव हो तो मार्क कर दो। तो -20C11 2 की पावर 9 x पावर 9 4 की पावर 11 x की पावर, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, ये 2 की पावर 22 है, तो -20C11 बोलो 1/2 की पावर 13 x की पावर 2। देखिए डन। नेक्स्ट, x² प्लस 1/x³ की पावर 55 फाइंड 45 टर्म।
डन। 45 बोला है, 44 प्लस 1, क्योंकि एक पीछे से चलता ना इसलिए ऐसा लिखते हैं कंफर्ट जोन के वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बोलो 44 पहले टर्म की पावर डिफरेंस 11 अगले टर्म की पावर सीधा सीधा, ये हो गया 55 C 44 x की पावर 22 अपॉन x की पावर 1 2, शाबाश। 55 C 44 1 अपॉन x की पावर 100 एंड अभी आगे चल के कोफिशिएंट निकाल लें। मान लो मैं बोलूं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर -110, तो यही आंसर देते। पूरा इतना लिंक टॉपिक है, कई टॉपिक इतने लिंक नहीं होते जितना ये। बिल्कुल एक चीज समझ लोगे अगली चीज आ जाएगी, अगली समझ लोगे उसकी अगली आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन? चलिए वन मोर क्वेश्चन। 4x - 1 अपॉन 2y पावर 15 फाइंड 11 टर्म, 11 नहीं 12 निकाल देना। फाइंड 12 टर्म। 4x - 1 अपॉन 2y की पावर 15 फाइंड 12 टर्म। यस डन। 12 टर्म बोला है तो आप आराम से बोलोगे 11 + 1 15 C 11 4x की पावर 4 -1 अपॉन 2 की y की पावर 11। ऑड है तो नेगेटिव आएगा। -15 C 11 2 की पावर 8 लिख सकते हो चाहो तो, और x की पावर 4 2 की पावर 11 और y की पावर 15 C 11 बहुत बड़ा नहीं है, हो सकता है सॉल्व कर दें। 15 C 11 को सॉल्व करना है तो आप ऐसे लिखना 15 C 11 इक्वल टू 15 C 4 और ये हो जाएगा 15 14 13 12 अपॉन 3 2 1। ये 12 से 12 कैंसिल, ये 7 टाइम 15 इंटू 91 हो सकता है सॉल्व करवाएं। 1365 ओके शाबाश। तो -1365 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8 x की पावर 4 y की पावर। कोई कंफ्यूजन? जब वैल्यू छोटी होगी तो सॉल्व होगी, बड़ी होगी तो एनसीआर के टर्म में लिखेगी। कौन डिसाइड करेगा सॉल्व करना है कि नहीं? ऑप्शन। आप अभी से प्री डिसाइड कुछ मत करो, पर जब छोटा हुआ करे तो सॉल्व कर लिया करो, बड़ा हुआ करे तो छोड़ दिया करो। पर ये आपको खुद अपनी समझ से करते रहना है बीच बीच में। क्लियर बात? चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b होल पावर n। मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b होल पावर n। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टॉपिक पे। धीरे धीरे खुद ही आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b होल पावर n। अब मिडिल टर्म किस पे डिपेंड करेगा? पावर पे। मैंने बोला ना कि पावर पे डिपेंड करेगा। पावर ऑड है या इवन है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इवन है या ऑड है। घर में कितने भाई, घर में बीच का भाई कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा कि घर में टोटल मेंबर कितने हैं, है ना। कौन सा बच्चा मिडिल बच्चा है ये डिपेंड करेगा। 5 बच्चे हैं तो थर्ड नंबर का होगा, 6 हैं तो 2 होंगे, 7 बच्चे हैं तो 4th नंबर का बच्चा मिडिल हो जाएगा, 8 हैं तो 2 हो जाएंगे।
तो किस पे डिपेंड करेगा? एन पे। तो अब आप यहां पे दो केस लिखोगे। इफ एन इज इवन, मान लो एन इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा बोलो? n/2 + 1 टर्म। केस नंबर 2, इफ n इज ऑड, तो मिडिल टर्म होंगे n + 1/2 विथ टर्म, और एंड बल्कि और n + 3/2 विथ टर्म। ये दो टर्म मिडिल टर्म कहलाएंगे। दोनों ही बताने पड़ते हैं, बताने दोनों ही, ध्यान रखना, एवरेज नहीं बताना होता यहां। जब n ऑड है तो दो होंगे। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि ऑड में तो सर आपने अभी बोला था 5 भाई बहन है तो एक ही। अरे भाई, अगर यहां पर ऑड पावर है तो खुलने पे कितने टर्म मिलेंगे? इवन। यहां पर इवन पावर है तो खुलने पे कितने टर्म मिलेंगे? तो n को देख रहे हैं ना हम, इस n को, यहां पर नंबर ऑफ टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म में तो यहां इवन रहे होंगे और यहां क्या रहे होंगे? ऑड। क्लियर बात? तो चलिए कुछ क्वेश्चन मिडिल टर्म के करते हैं। x + 1/2y की पावर 13, फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म। अभी एक काम करना, x + 2y भी मत लिखना, x + 1/y लिखना। कुछ रीजन है, समझाऊंगा मैं आपको। कितनी दी थी पावर? 13 ना? फाइंड मिडिल टर्म। हो गया? अब पावर इवन है, सॉरी ऑड है, तो टोटल टर्म पहले बताओ कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ टर्म पूछे तो आप बोलते हैं 14 सर, तो इवन आ गया तो इसका मतलब 2 होंगे। कौन कौन से होंगे मिडिल टर्म? पहले मिडिल टर्म की पोजीशन पता करें। तो 13 + 1/2 एंड 13 प्लस, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़े लॉजिक से 14/2 7th एंड 8 टर्म, ये दो मिडिल टर्म होंगे। अगर आपसे केवल मिडिल टर्म ही पूछा तो आप बोलते 7 एंड 8 टर्म। वैल्यू पूछिए तो वैल्यू बताओगे, ऑप्शन और क्वेश्चन क्लियर कर देगा। मान लो अब मैं 7 टर्म निकालने को बोलूं तो आप 6 + 1 से निकालते, 13c6 x की पावर 1/y की पावर, और अगर 8 टर्म बोलूं 13c7 x की पावर 6 1/y की पावर 7, यानी यहां पर आता 13c6 x पावर 7 अपॉन, और यहां पर आता 13c7। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। अब इनके कोफिशिएंट कितने हैं? 1 1। तो आप देखो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी कि नहीं? बट यहीं पे 2 या 3 लिख दूं तो हमें अलग अलग दिखेंगे। तो मिडिल टर्म का मतलब समझ गया आप, कि जो बाइनोमियल वाला टर्म होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला, कोफिशिएंट पूरा कहलाता है। पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है केवल एनसीआर, वो न्यूमेरिकली सेम होगा। बाकी कोफिशिएंट पूरा सेम है कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ए और बी की कोफिशिएंट क्या है या वैल्यू क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट पूरा ही कहलाएगा, आधा नहीं। पर मैं बस इतना बता रहा हूं कि जो हम बोलते हैं कि इक्विडिस्टेंस पे सेम है या न्यूमेरिकल सेम है, तो वो इसके लिए बात कर रहे होते हैं। हाँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, एनसीआर के टर्म को, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट तो ए और बी पे भी बेस हो जाता है, तो ये समझाने का तरीका है। बाकी कोफिशिएंट मतलब पूरा ही होता है, इसका पूरा कोफिशिएंट। तो यहां पर ये दोनों कैसे सेम,
पर यहीं पे मैं जो पहले जो 2y लिख रहा था वो अब लिखूंगा मैं अलग। तो समझ में आ गई बात। तो ये दो बाइनोमियल, ये दो मिडिल टर्म आए और ये दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, या हो सकता है ए ये लिख दें, बी ये लिख दें और सी लिख देंगे, ए एंड बी बोथ। इज दैट क्लियर? वन मोर क्वेश्चन। बाकी लोग जिनने नहीं लिखा नोट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब की पावर 10 फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब की पावर 10 फाइंड मिडिल टर्म। अब यहां पावर 10 है, इवन है। नंबर ऑफ टोटल टर्म पूछता तो कितने होते? कई बार यही पूछ लेते हैं, तो कितना? 11। घर में 11 भाई बहन है तो बीच का एक ही निकलने वाला है। कौन सा? ऐसा भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, यानी 6 टर्म। तो 6 टर्म कैसे निकालोगे? 5 + 1, तो 10c 5 एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब की पावर 5। जब भी यहां ऑड आ रहा हो ना, ओवरऑल माइनस आंसर में जरूर आएगा। ये केयरफुल है ना, अगर a माइनस बी है तो। प्लस में तो कुछ होता ही नहीं है माइनस। अब बताओ, 10c 5 x पावर 10 माइनस बाहर लिख दो, 2 की पावर 5 x की पावर। पक्का ये न्यूमेरिकल टर्म में सॉल्व किया होगा, बताओ, क्योंकि छोटी वैल्यू। पूरा बताओ, क्योंकि ये होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और एक 2 की पावर 5 अलग है। 5 2 जा 10 से 10, 4 से ये 2 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 2 से कैंसिल तो 3 बचा, 7 9 जा -63 अपॉन 8 x की पावर 5। ऐसा ही दिया होगा आंसर। यस, -63/8 x पावर 5। वन मोर क्वेश्चन। थ्री एक्स माइनस 1 अपॉन 2y की पावर 15 फाइंड मिडिल टर्म। खुद लिखना क्वेश्चन, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, बिल्कुल बुक की जरूरत नहीं है। पहले खुद से बनाओ, फिर देखो गाइड सॉल्व करके। इस बार यही करनी है कोशिश। नहीं पूछते, बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब पूरा ही होता है। ये पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट है, एनसीआर से कोई लेना देना नहीं। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब पूरा। एनसीआर को बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं आता उसको बता रहा हूं, आप लोग पूरा करिएगा। जैसे अगर मान लो आपको बेटा 10c3 सॉल्व करना है, तो 10 से लेके 3 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे इस नंबर से 1 तक। जैसे मान लो 15c4, तो 15 14 13 12 अपॉन 4 3 2 1। मान लो कभी 10c7 करना हो, जब ये थोड़ा बड़ा नंबर हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10c3 एंड 10c3 इक्वल टू 10 माइनस 10 9 8 अपॉन 3 2 1। मान लो कभी करना हो 18c6,
तो 18 से लेके 6 फैक्टर लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नीचे इस नंबर से 1 तक। डन। ये वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। अब मिडिल टर्म पे आते हैं, तो बीच में जिसको नहीं आया था उसको बताया मैंने। नंबर ऑफ टर्म अगर पूछा जाता तो पावर प्लस 1 16। अब 16 भाई बहन है घर में, तो इसका मतलब बीच के 2 होंगे। कौन कौन से होंगे ये पता करना है। तो 15 प्लस 1/2 8, तो अगला 9 ही होता है। बाकी आप करना चाहो तो इससे कर सकते हो, पर एक पता है तो अगला पता ही हो जाता है। तो आपको एक तो बताना 8 टर्म और एक, अब 8 टर्म होगा कितना 15C7, एक कम, ऐसी आदत डाल लो। और 9 टर्म होगा 15C8, 3 into क्लियर। अब ये 3 और यहां पे 3 की पावर 7 है, 8 है, इसलिए इसके कोफिशिएंट अलग दिखेंगे। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कभी समझी जाए तो इनकी सेम होती है, कोफिशिएंट की नहीं। इज दैट क्लियर। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन। चलो अब अगली चीज सीखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट पूछे जाने वाली चीज है। क्या, कोफिशिएंट। आपने देखे होंगे 10 क्वेश्चन अगर बाइनोमियल के अब तक आए मान लो किसी एग्जाम में, तो पक्की बात है 6 या 7 क्वेश्चन कोफिशिएंट के होंगे, एक आध का भी टर्म का या मिडिल टर्म का होगा, है ना। तो अब लिखिए कोफिशिएंट, हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट, ऐसा हेडिंग डाल दो। मतलब ये कोई टाइप एक एक करके बता रहा हूं, इसलिए कुछ भी अपने वर्ड में लिख लो। अब कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं। 2x माइनस 1/3x की पावर 10 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। मान लो मैंने पूछा, क्या क्या पूछ सकता हूं बता रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, x पावर -4, कांस्टेंट टर्म, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इस सब का एक ही प्रोसेस है। एक तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, एक मैं आपको मेथड समझाऊंगा कि पहले मेथड क्या होता है। कोई भी कोफिशिएंट निकालना हो, मान लो मैं बोलूं x पावर 4 का x पावर 4 कोफिशिएंट बताओ, आपको पता है क्या कौन से टर्म में। आपको हो सकता है फर्स्ट में निकले, हो सकता है सेकंड में, हो सकता है थर्ड में, हो सकता है फोर्थ में, हो सकता है फिफ्थ में। तो पहले हमें यह पता करना होता है कि किस टर्म में जो बोला है वो कोफिशिएंट कंटेन कर रहा है, जिसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। पर अभी पहले कंसेप्ट समझे हम क्या होता है। तो अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो आपने लिखा लेट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज TR+1 टर्म। सब कुछ करते इसी से, मतलब इसके जनरल टर्म में जो बोला है वो है। अब मान लो x पावर 6 बोला होता तो भी मैं यही लिखता, -4 बोला होता तो भी, कांस्टेंट टर्म बोला होता तो भी यही लिखता, और कुछ नहीं करता। तो अगर अभी मान लो बोला है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज TR+1 टर्म, तो बता इसका TR+1 टर्म क्या होगा। 10CR 2x की पावर और
जिसका कोफिशिएंट बोला होता है उसको पूरा एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब 10 CR 2 पावर 10 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर आर, ये पूरा अलग लिख लिया। यहां क्या बचा, x की पावर, और यहां कितना बचा, x की पावर r। तो TR+1 क्या निकला, इतना नहीं करना आपको, डायरेक्ट ही करना, अभी 2 मिनट बस रुक जाओ। 10 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर आर, इसको पूरा लिखा तो x की पावर, ये अरेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन केवल 4 के लिए नहीं है, ये सबके लिए एक ही रूल होता है। अब आपने ये लिखने के बाद आपसे किसका कोफिशिएंट पूछा है, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब आप बोलोगे सर 10 माइनस 2r इक्वल टू 4, मान लो 6 लिखा होता तो मैं यहां 6 लिख देता, 10 लिखा होता तो 10 लिख देता, कांस्टेंट लिखा होता तो 0 लिख देता, -4 लिखा होता तो -4 लिख। इसको सॉल्व करने पे r मिल जाता है। तो बताओ r क्या आ गया, 3, और ये 3 यहां रख दिया तो कौन सा, 4th टर्म ऐसा है जो कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 को बता रहा होगा। तो पहले नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। आज की क्लास भी इसी पे एंड होगी और कल की क्लास इससे स्टार्ट होगी।